नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पे। जो हम आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हो गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की 15वीं सीरीज लेकर। ठीक है, इससे पहले 14 क्लास हो चुकी हैं और हमने काफी चैप्टर कवर भी कर लिया है। बैटरी कवर हो गया है, आपका मैग्नेटिक फील्ड कवर हो गया है, फिर आपका जो बेसिक था, जो थोड़ा सा फीटर वाला पार्ट था, वो भी हमने कवर कर लिया है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है ना। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इन एन ओपन सर्किट, एक ओपन सर्किट में क्या होता है। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आप लोगों को पता है। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बारे में जानते हैं कि नहीं। देखिए ओपन सर्किट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है, ये हमारा एक सर्किट है कुछ इस तरीके का। इसमें हमारा एक सोर्स लगा हुआ है, इधर कहीं इधर हमने कोई एक सोर्स लगा दिया है। मान लीजिए कि हमारा एक रेजिस्टेंस R है और एक रेजिस्टेंस R2, एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R2 है, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब इसमें इसने बोल दिया है कि जो हमारा सर्किट है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्मिनल ही ओपन हो गया। यदि ये टर्मिनल ओपन हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको अब दिख रहा होगा जैसे कि जब तक ये जुड़ा हुआ था, तब तक तो ये करंट आसानी से जाके ऐसे फ्लो हो जा रही थी। करंट कुछ इस तरीके से जाके ऐसे फ्लो हो जा रही थी, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही ये कनेक्शन हट जाएगा, जैसे ही ये हटेगा, तो अब आपको दिख रहा होगा कि अब यहाँ से कोई करंट ही नहीं फ्लो हो पाएगी, करंट ही नहीं फ्लो हो पाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। रेजिस्टेंस अचानक से क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसलिए हमारी करंट क्या हो जाएगी, जो हमारी करंट होगी, करंट बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब कहीं पे सर्किट में ओपन, कहीं भी सर्किट में, कहीं भी किसी परिपथ में ओपन सर्किट के फॉल्ट आती है, तो उसका मतलब ये होता है कि सर्किट रेजिस्टेंस बढ़ गया है सर्किट का। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इंक्रीज्ड एंड द फ्लो ऑफ करंट विल डिक्रीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला है आपसे, रेजिस्टेंस एंड करंट बोथ आर जीरो। रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा और करंट जीरो हो जाएगा, नहीं, करंट तो जीरो होगी, करंट जीरो होगी, क्योंकि हमने देखा कि करंट हमारी बहुत ज्यादा कम हो रही, कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही है, सीधे सीधे ये कम क्या, कोई करंट ही नहीं फ्लो होगी। करंट तो जीरो होगी लेकिन रेजिस्टेंस हमारा जीरो नहीं होगा। रेजिस्टेंस एंड करंट बोथ आर इंफिनिटिव, बिल्कुल नहीं। जो हमारा रेजिस्टेंस है ये तो इंफिनिटी होगा सर, जो हमारा रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस तो इंफिनिटी होगा, लेकिन जो हमारी करंट है, करंट क्या हो जाएगी, करंट कम होकर एकदम कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन जहां पे फॉलो करेगा वही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए कि रेजिस्टेंस जीरो एंड करंट इज इंफिनिटी, बिल्कुल गलत है। रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी एंड करंट इज जीरो, यस, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ये किसके लिए था भाई, ये था हमारा ओपन सर्किट के लिए, ओपन सर्किट के लिए। अच्छा, ये तो करंट और रेजिस्टेंस की बात कर दिया। अब यहीं पे यदि मैं वोल्टेज की बात कर दूं आपसे तो क्या होगा, तो देखिए जितना वोल्टेज यहाँ पे रहेगा, जितना वोल्टेज इस टर्मिनल पे रहेगा, वो पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ पे आ जाएगा, पूरा का पूरा वोल्टेज ये ओपन सर्किट वाले टर्मिनल पे आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई। रेजिस्टेंस कहीं पे यदि सर्किट ओपन हो गई, तो सर्किट ओपन होने का मतलब ये है कि वहां पे जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू जीरो हो गई, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, करंट भी जीरो होगा, वोल्टेज भी हमारा जीरो हो जाएगा क्या, नहीं सर। एट द टाइम ऑफ ओपन सर्किट द ऑल वोल्टेज ऑल अकर ऑन द टर्मिनल ऑफ ओपन सर्किटेड, ठीक है। जो हमारा पूरा सर्किट का वोल्टेज है, वो सर्किट का पूरा वोल्टेज कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वोल्टेज और करंट तथा रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके लिए भाई, ओपन सर्किट के लिए, ओपन सर्किट के लिए। अच्छा, चलो ओपन सर्किट की तो बात हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट की भी बात कर ही लेते हैं। शॉर्ट सर्किट के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो जीरो हो जाती है, और करंट कितनी हो जाती है भाई, जैसे ही हमारी रेजिस्टेंस जीरो, जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस जीरो हुआ तो करंट क्या हो जाएगी, करंट इनफाइनाइट हो जाएगी, करंट इनफाइनाइट हो जाएगी। और वोल्टेज कितना रहता है शॉर्ट सर्किट में, वोल्टेज की वैल्यू हो जाती है जीरो, वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो, ठीक है। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में रेजिस्टेंस जीरो, करंट इनफाइनाइट, वोल्टेज जीरो। ओपन सर्किट की कंडीशन में लिख लो, यहाँ पे ओपन सर्किट कंडीशन में लिख तो दिया हूं, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, करंट जीरो,
बट वोल्टेज इज नॉट जीरो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संधारित्र की धारिता के समानुपाती होती है? आप लोग जानते हो सी इक्वल टू क्या होता है, एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी। एफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी, देखिए इन तीनों में से किसी एक के साथ रिलेशन है क्या? इसमें प्लेट के पदार्थ, प्लेट का क्षेत्रफल या प्लेट का क्षेत्रफल है, प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। यहाँ से आपको दिख रहा है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है और सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है। इसका मतलब यह है कि प्लेट के क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध साइन वेव के लिए आपको फॉर्म फैक्टर पूछा है। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? फॉर्म फैक्टर इक्वल टू, यदि मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ फॉर्म फैक्टर का तो क्या बन जाएगा? फॉर्म फैक्टर इक्वल टू हो जाता है आपका आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, है ना, अपॉन एवरेज वैल्यू। यही तो होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ये होता है आपका फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला। और इसका मान कितना आता है? इसका मान आ जाता है आपका 1.11, 1.11। ठीक है, अब यदि इसको कोई सिंप्लीफाई करना चाहे तो आसानी से सिंप्लीफाई भी कर सकता है। देखिए आरएमएस वैल्यू का मान कितना होता है? आरएमएस वैल्यू आप लोग जानते हो, आरएमएस वैल्यू इक्वल टू कितना होता है मेरे भाई? आरएमएस वैल्यू इक्वल टू होता है I02 अपॉन I0 अपॉन √2, I0 अपॉन √2। ठीक है, या फिर इसी को तो पीक वैल्यू कहते हैं, ये होता है हमारा आरएमएस वैल्यू। अच्छा, एवरेज वैल्यू फिर कितना होता है सर? एवरेज वैल्यू, तो जो हमारी एवरेज वैल्यू है वो हो जाती है 2I0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन पाई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एवरेज वैल्यू। ये आरएमएस वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है, यही दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये I0 अपॉन √2 डिवाइड बाई 2I0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन पाई। I0 से I0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, I0 से I0 कैंसिल आउट हो गया, पाई चला गया है ऊपर और ये आ गया नीचे। तो ऊपर कितना हो गया? ये अब वैल्यू हो गई आपकी पाई अपॉन 2√2, पाई अपॉन 2√2। ठीक है, अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.11, 1.11। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फेज डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कोसाइन फॉर ए गिवन वेव फॉर्म। साइन और कोसाइन के लिए जो वेव फॉर्म, जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? तो देखिए आप लोग जानते हो कि साइन कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? साइन 0 अंश से स्टार्ट होता है। ठीक है, जबकि जो हमारा कोसाइन है, कोसाइन कहाँ से स्टार्ट होता है? कोसाइन 1 से स्टार्ट होता है। कोसाइन कहाँ से स्टार्ट होता है? कोसाइन जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। या फिर इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इसको कैसे स्टार्ट करें? हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक ठीक ही तो हमने किया था, हमने बिल्कुल सही किया था। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपको दिख रहा होगा कि ये अंतर कितने का है भाई? ये 90 डिग्री का अंतर रहता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, फेज डिफरेंस कितने का होता है साइन और कोसाइन के बीच में? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समांतर में जुड़े संधारित्र C1 C2 C3 की समतुल्य धारिता क्या है? समांतर में ये जुड़ा है तो आपको मैंने कई बार बता रखा है कि भाई समांतर में जो कैपेसिटर यदि जुड़े रहेंगे तो उसका फॉर्मूला हम लोग रेजिस्टेंस वाले के जस्ट विपरीत लगाते हैं। जैसे रेजिस्टेंस आपका समांतर में कितना होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 RN तक, है ना, 1/RN तक। लेकिन यहाँ पे ये किसके लिए था? ये पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए था। लेकिन अब पैरेलल मैं बात करूं कैपेसिटर की, कैपेसिटर की यदि मैं बात करूं तो कैपेसिटर के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये C1 प्लस C2 प्लस C3, तीन कैपेसिटर दिया हुआ है ना, तो तीनों कैपेसिटर को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि इन तीनों को सीरीज में जोड़ा होता तो सीरीज में यदि जोड़ा होता तो उस समय जो हमारा वन इक्विवेलेंट आता है, जब यदि ये किस में जुड़ा होता है? सीरीज में। यदि ये सीरीज में जुड़ा होता तो उस समय जो
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मान आता है वो कितना आ जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, जब सीरीज में जोड़ा आता है तब। पैरेलल के लिए ये है, सीरीज के लिए वो है। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 1 हेनरी इंडक्टेंस कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर विल स्टोर एनर्जी ऑफ। तो एक इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होती है? Q इक्वल टू होता है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। आपको गिवन क्या क्या है, जो जो डाटा गिवन है पहले गिवन डाटा नोट कर लो, फिर आपको तुरंत ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर लोगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू दे रखा है 3 एम्पियर, एल की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई 1 हेनरी, एल की वैल्यू 1 हेनरी दे रखा है। तो चलो रख दो 1/2 इंटू 1, आई की वैल्यू 3 एम्पियर है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 4.5 जूल, 4.5 जूल। ठीक है, 4.5 जूल। मैच कराइए ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं मैच किया, ऑप्शन नहीं मैच किया तो नन ऑफ दिस बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ नन ऑफ दिस हो जाएगा। भाई देखिए ये ऊर्जा है, तो आप लोग जानते हो कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो यहाँ पे तो जूल इसने दिया ही नहीं है, यहाँ पे जूल इसने दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.5 जूल। नन ऑफ दिस मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं मैच किया तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है कि आपने पूरा सॉल्व तो किया लेकिन सॉल्व करने के बाद आपका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तब आप ये घबरा जाओगे कि भाई कहीं हमने गलत तो नहीं किया, गलत तो नहीं किया। नहीं, बिल्कुल आपने एकदम फॉर्मूला सही अप्लाई किया है, कैलकुलेशन भी सही किया है, तो अपने आप पे भरोसा रखो। होता क्या है ना, जनरल एग्जाम में होता यह है कि हम अपना भरोसा खो देते हैं, दूसरा कोई कुछ भी कर देगा तो उसका मतलब एकदम एग्जैक्ट डाटा छाप लेंगे, लेकिन अपने पे भरोसा नहीं है कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है। ऐसा होता है सबके साथ एग्जाम में, है ना भाई। अपने आप पे भरोसा करना सीखो, जब तक आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होगा तब तक दुनिया आप पे कैसे भरोसा करेगी। चलिए, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी सिग्नल इज 10 वोल्ट। आरएमएस वैल्यू आपको दे रखा है कितना, आरएमएस वैल्यू दे रखा है 10 वोल्ट। पीक वैल्यू विल बी, पीक वैल्यू आपसे पूछा है तो आप लोग जानते हो कि वी आरएमएस इक्वल टू कितना दे रखा है, वी आरएमएस इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है, वी पीक अपॉन रूट टू, वी पीक अपॉन रूट टू। वी पीक की वैल्यू पूछा है आपसे, तो वी पीक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू इंटू आर एम एस, रूट टू इंटू आर एम एस, वी आर एम एस। तो यह रूट टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.41 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये कितना हो जाएगा 14.1 वोल्ट, 14.14 वोल्ट या 1 वोल्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ये फॉर्मूला तो सबको याद होना चाहिए, वी आर एम एस और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन होता है। इसको आरएमएस मान कहते हैं, इसको शिखर मान कहते हैं। ठीक है, शिखर मान। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फेज रिप्रेजेंट वन फुल साइकिल। एक पूरी चक्र में, एक पूरे चक्र में कितना डिग्री होता है। तो देखिए देखिए मान लीजिए कि ये हमारा एक साइनोसॉइडल का पूरा वेव है, ये साइनोसॉइडल का पूरा वेव है। मानना क्या है, साइनोसॉइडल का एक पूरा वेव इतना होता ही है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक तो ये होता है आपका पाई, यहां से लेके यहां तक होता है पाई, और यहां तक होता है, सॉरी यार, यहाँ से यहाँ तक पाई/2 होता है, और ये होता है आपका पाई। ठीक है, और ये होता है यहाँ तक होता है 2 पाई। आप लोग जानते हो पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब कि पूरी एक साइकिल में, एक साइकिल इसकी कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट हुई भाई, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं तक इसका एक साइकिल नहीं कंप्लीट हुआ, यहाँ तक तो इसने हाफ साइकिल अपना कंप्लीट किया। ये कंप्लीट हुआ पूरा यहाँ पे आके पूरा कंप्लीट हुआ, इसका मतलब कि 2 पाई इसका आंसर होगा 360 डिग्री। आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 360 डिग्री, यहाँ पे डिग्री बना लो इन सब के ऊपर। बात समझ में आ गई, यदि बात समझ में आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि यदि 4 संधारित्र को जिनमें से प्रत्येक 16 माइक्रोफैरेड का है श्रेणी में जोड़ा जाता है, उनकी परिणामी क्षमता बताना है आपको। देखिए चारों को किस में जोड़ा जाता है भाई, चारों को जोड़ा जाता है श्रेणी में। किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो अब आपको बताना है कि इनका तुल्य कैपेसिटेंस कितना होगा। तब देखिए 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4।
कितने कैपेसिटर है आपके पास? 4 कैपेसिटर है। 4 कैपेसिटर है ना, चारों कैपेसिटर को हमने सीरीज में जोड़ दिया। चारों कैपेसिटर को हमने कैसे जोड़ दिया है? सीरीज में जोड़ दिया। अब चलिए यहाँ पे मान निकाल लीजिए, इनका इनका मान निकाल लीजिए। 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 16, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 16/4। 16/4 मतलब कि ये कितना हो जाएगा भाई? 4 माइक्रोफैरेड। 4 माइक्रोफैरेड ये आंसर आ जाएगा। 4 माइक्रोफैरेड मैच ही नहीं किया। 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड यदि मैच नहीं किया तो अब आप एक बार फिर से अपना कैलकुलेशन चेक करोगे। भाई मेरे कैलकुलेशन चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे नन ऑफ दिस फिर से आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर फिर से नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। तो एसी के चैप्टर में कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन है आपके कि हर एक चीज आप सही लगा रहे हो, लेकिन ऑप्शन ही ऐसा दे दे रहा है कि जो आपको परेशान करके रख देगा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। भाई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, एक तीसरा चौथा ऑप्शन आपको ये दिख रहा है, उसको टिक करके आगे बढ़ो। अपने आप पे भरोसा रखो कि हाँ हमने जो किया है वो सही है कि नहीं। या एक चीज और यहाँ पे सीख सकते हैं आप लोग कि देखिए, जब सारे कैपेसिटर का मान इक्वल हो, जब सारे कैपेसिटर का मान इक्वल हो तो सीधे सीधे आप लोग जो कैपेसिटर जितना कैपेसिटर की वैल्यू दे रहे हैं वो, और जितने कैपेसिटर दिए रहे हैं उनकी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, सीधे सीधे आपका मान निकल आएगा। ठीक है ना, सीधे सीधे आपका मान निकल आएगा, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में कर रहे थे। यहाँ पे उस तरीके से भी 4 ही माइक्रोफैरेड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में 4 माइक्रोफैरेड नहीं दिया है, तो हमारा नॉन ऑफ दिस वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन है कि वोल्टेज और धारा से गुणा करके, वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। मैं आपको पावर का 4-5 फॉर्मूला बताया था, 4 फॉर्मूला बताया था शायद, मैं आपको पावर का 4 फॉर्मूला बताया था। चारों फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। वी पी इक्वल टू, एक में हमने बताया था वी आई, ठीक है, एक हमने बताया था पी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आई आर, ठीक है, एक हमने बताया था पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और एक हमने बताया था पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ये 4 फॉर्मूले हमने आपको बताए थे। ठीक है, देखिए अब आप मैच करा लीजिए, ये चारों के चारों किसके फॉर्मूले भाई? चारों के चारों पावर के फॉर्मूले। पहला बोला है कि वोल्टेज और धारा के गुणनफल, वोल्टेज और धारा के गुणनफल पहला हमारा मैच कर गया। दूसरा बोला है कि वोल्टेज के वर्ग और को प्रतिरोध से विभाजित करके, दूसरा मैच कर गया। तीसरा बोला है कि करंट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस, तीसरा मैच कर गया। इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अभी एक और ऑप्शन दिया होता है कि पावर किया गया कार्य डिवाइड बाई समय, डिवाइड बाई टाइम, तो वो भी हमारा आंसर करेक्ट होता है ना। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये चारों पावर के फार्मूले हैं, सभी फार्मूले आप लोग एक साथ याद रखिए। तो यहाँ से आप आसानी से क्वेश्चन कर भी ले जाएंगे, और किसी दूसरे लैंग्वेज में भी यदि एग्जामिनर लिख के आपको भरमाना चाहें तो आप भरमेंगे नहीं, ठीक है ना, उसके जाल में नहीं फंसेंगे, आपको जाल में नहीं फंसना है। चलिए, एट हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, हाई फ्रीक्वेंसी पे आपसे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ के कई लोग ये कंफ्यूज होंगे कि सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे? बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होगी कि सर इसमें कोई डाटा ही नहीं गिवन है, तो अब हम इसका मान कैसे निकालेंगे? भाई मेरे, मैं मानता हूं कि डाटा नहीं गिवन है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके सामने नहीं दी गई है, तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे। अब आप जानते हो कि जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है कितना होता है? 2πf/L होता है, 2πf/L होता है। अब आपको ये दिख रहा है कि जो हमारा एक्सेल है, ये एक्सेल डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है फ्रीक्वेंसी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है भाई? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो हमारा एक्सेल है, एक्सेल की वैल्यू भी क्या होगी? एक्सेल की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। और यहीं पे मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। ये मैं इंडक्टिव काट के इसको बना दिया मैं कैपेसिटिव, इसको मैं बना दिया कैपेसिटिव, तब क्या होगा? इसको मैंने बना दिया कैपेसिटिव, तब क्या होगा? तो अब जो हमारा आंसर है वो आंसर बदल जाएगा। देखिए कैसे बदलेगा।
आप लोग जानते हो x इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई f इंटू सी, एफ इंटू सी। यहाँ पे जो हमारा x है x किसके प्रोपोर्शनल है भाई, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम हमारी जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो हमारा धारितीय प्रतिघात होगा, जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, उसका मान घटने लगेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ेगी वो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा, किसके केस में, कैपेसिटर के केस में। और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे जो हमारा रिएक्टेंस है वो बढ़ेगा, किसके केस में, इंडक्टर के केस में। तो दोनों केस हमने आपको अलग अलग समझा दिया है। आपको आंसर क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन किसमें दिया है। ठीक है, फिर उस हिसाब से आपको आंसर टिक करना है। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि फॉर 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्टेड है मेरे भाई, सीरीज में कनेक्टेड है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, इसको तो करने का आसान तरीका यही था कि आप ये ऐसे करिए 2 डिवाइड बाई 4 करिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 0.5 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, 0.5 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक शॉर्ट तरीका तो ये हो गया, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सारे के सारे जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर सेम है। यदि सभी कैपेसिटर सेम वैल्यू के हैं तो हमें बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उसकी वैल्यू रखना है और जितना कैपेसिटर है उस कैपेसिटर की संख्या से भाग दे देना है। नहीं तो कोई बात नहीं, यदि मान लीजिए कि आप ही लोगों में से कुछ ऐसे भी आपके साथी होंगे जिनको ये चीज नहीं समझ में आई होगी, तो उनके लिए ये मैं पूरा प्रोसेस भी कर दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, सब एक एक बार जाएगा, सब एक एक बार जाएगा। तो अब जो हमारा 1/c इक्विवेलेंट है वो इतने के बराबर हो गया, तो यहाँ से c इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा। देखिए अब हमने c इक्विवेलेंट को कहाँ लेके चला गया भाई, हमने c इक्विवेलेंट को ऊपर लेके गया है, मैंने c इक्विवेलेंट को ऊपर लिया है, ऊपर लिया है। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर चार एक 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 4 बार जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, जो आपका ये 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने c इक्विवेलेंट को ऊपर लेके गया है और ये 4 नीचे चला आएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 0.5 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो यहाँ से भी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ से भी आ रहा है और ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड से भी आपका पहले ही आ गया था 0.5 माइक्रोफैरेड। ठीक, अब चलिए देखिए, इसने बोला है कि प्रतिरोध R के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि मूल मान से n गुना किया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। अब एक यहाँ पे छोटे छोटे 2 पॉइंट नोट कर लिए। देखिए मान लीजिए कि कोई तार है, किसी तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध, तो उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू आर गुना हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू आर गुना हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है सर। ये तो पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट कि यदि किसी तार को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा अपना टाइम बचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि अरे यार नहीं आ जाए, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। यदि किसी तार को दबाकर पहले अरे यार यहाँ पे 2 गुना क्यों लिखे हो, यहाँ पे 2 गुना नहीं लिखना है मेरे भाई, यहाँ पे लिखना है n गुना। यदि किसी तार को दबाकर पहले के
1/n गुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई? 1/n² इंटू आर गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को न्यूमेरिकल वैल्यू के तहत समझिए। जैसे हमने ये बोला कि किसी तार को खींच के 2 गुना कर दिया, किसी तार को खींच के 2 गुना करेंगे तो अब उसका जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? वो पहले वाले प्रतिरोध के 4 गुना हो जाएगा। वो पहले वाले प्रतिरोध का कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि पहले का प्रतिरोध हमारा 2 है, तो अब जो नया वाला प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 8 एम्पियर, 8 ओम का। ठीक, अच्छा, हमने बोला नेक्स्ट पॉइंट में कि किसी तार को दबा के उसकी लंबाई छोटी कर दी जाए, उसकी लंबाई आधी कर दी जाए, तो अब जो उसका नया प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? तो 1/n² गुना हो जाएगा। मतलब हमने आधा किया तो अब जो उसका नया प्रतिरोध होगा वो नया प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। मतलब 1/4 इंटू 2, जैसे पहले 2 ओम था, पहले 2 ओम हमने माना है, तो अब कितना हो जाएगा? अब 0.5 ओम का हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, 1.5 नहीं 0.5 ओम का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n² इंटू आर ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, n² इंटू आर। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीवीआईपी। द पावर फैक्टर ऑफ ए डीसी सर्किट इज ऑलवेज, डीसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? डीसी सर्किट का पावर फैक्टर ऑलवेज क्या होता है भाई? यूनिटी होता है, क्योंकि उसमें कोई फेज डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है। यदि फेज डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं तो उसमें पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इन एसी सर्किट इज, एसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन कैसी होती है? करंट की डायरेक्शन हमेशा बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी एसी करंट है वो एसी करंट कैसे चलती है भाई? एसी करंट जो है वो साइनोसोडल वेव में चलती है, साइनोसोडल वेव में चलती है। तो जो साइनोसोडल वेव है वो साइनोसोडल वेव ऐसा होता ही है कि इसका मान हर जगह बदलता रहता है। देखिए यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यू अलग है, यहाँ पे वैल्यू अलग है, यहाँ पे वैल्यू अलग है, और इस ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो हर जगह इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि प्रति क्षण इसकी वैल्यू क्या हो रही है? इसकी वैल्यू परिवर्तित हो रही है। तो यही होता है हमारा एसी करंट। ठीक है, तो इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, धनात्मक से ऋणात्मक होती है? नहीं, हमेशा एक दिशा में होती है? बिल्कुल नहीं, वेरीज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट, या क्षण क्षण में परिवर्तित होती रहती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम सही है यहाँ, कि क्षण क्षण में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर व्हेन, मैक्सिमम कब पावर कब ट्रांसफर होता है? ये देखिए एमपीटी कब लागू होता है भाई? एमपीटी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरी के लिए बस आपको ये याद रखना है कि जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? लोड रेजिस्टेंस बराबर हो जाए सोर्स रेजिस्टेंस के, लोड रेजिस्टेंस बराबर हो जाए सोर्स रेजिस्टेंस के, तो उस समय जो हमारी सर्किट है, सर्किट में पावर मैक्सिमम जाएगी। सर्किट में पावर कितनी जाएगी भाई? मैक्सिमम पावर जाएगी, वही यही हमारा एमपीटी है। ठीक है, और उस समय जो पावर का मान होता है वो कितना हो जाता है भाई? जो हमारा एमपीटी है, एमपीटी में पावर की वैल्यू कितनी होती है? एमपीटी में पावर की वैल्यू कितनी होती है भाई? V²/4 RTH, 4 RTH। ठीक है, V²/4 RTH। अच्छा, इस समय जो सर्किट का एफिशिएंसी, सर्किट का जो एफिशिएंसी वो कितना रहता है? वो 50% हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? 50%। ठीक है, तो दो बातें आप याद रखेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरी में जो सर्किट की एफिशिएंसी है वो 50% हो जाती है। ठीक है, उस समय पावर जो है V²/4 RTH हो जाता है। और एक बात याद रखेंगे कि उस समय एमपीटी हमारा तभी अप्लाई होता है जब सोर्स रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो? लोड रेजिस्टेंस के। लोड रेजिस्टेंस इक्वल हो जाना चाहिए सोर्स रेजिस्टेंस के, तो उस समय हमारी एमपीटी लगती है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एमपीटी का फुल फॉर्म है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एमपीपीटी होता है एमपीटीटी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि विच टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर ए सेंट्रल नेटवर्क कंट्रोलर। इसमें से किस टोपोलॉजी, मतलब कि किस व्यवस्था का यूज हम लोग करते हैं सेंट्रल टोपोलॉजी के लिए? सेंट्रल टोपोलॉजी के लिए इसमें से किस व्यवस्था का यूज करते हैं ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है: स्टार मेश, रिंग, पॉइंट टू पॉइंट। स्टार मेश,
रिंग और पॉइंट टू पॉइंट, इन चारों में से कौन कौन सा हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं, यही आपको बताना है। स्टार कनेक्शन कैसा होता है आप लोगों ने देखा होगा, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, फिर मेश क्या है, रिंग क्या है, पॉइंट टू पॉइंट क्या है, ये आपने देख। चलिए मैं पहले बताने की कोशिश करता हूँ। स्टार कनेक्शन कैसा होता है भाई, स्टार कनेक्शन कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्टार कनेक्शन होता है। या फिर मैं यदि पूरा एक कनेक्शन ही आपको यहाँ पे बना दूं तो पूरा एक कनेक्शन कैसे होगा, एक कनेक्शन पूरा इस तरीके से होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारा सेंटर है इसका, इस सर्किट का सेंटर कहाँ पे है, इस सर्किट का सेंटर यहाँ पे है, इस सर्किट का सेंटर यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो केंद्रीय नेटवर्क नियंत्रण के लिए हम लोग कौन से टोपोलॉजी यूज करते हैं, हम लोग स्टार टोपोलॉजी ही यूज करेंगे, स्टार टोपोलॉजी ही यूज करेंगे। मेश टोपोलॉजी तो बहुत छोटे छोटे सर्किट के लिए हो जाएगा, ठीक है। मेश और लूप, मेश और लूप पता है ना भाई, देखो मेश और लूप क्या होता है, देख लो यहाँ पे, मेश और लूप क्या होता है देख लो। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं यदि बात करूं मेश की, तो टोटल मेश की संख्या कितनी है, टोटल मेश की संख्या है ये मेश 1 और ये है मेश 2, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे लूप की बात करूं तो लूप टोटल कितने हैं, लूप हमारे 3 हैं। एक लूप ये है, एक लूप ये है, और एक लूप ये हमारा बड़ा वाला बन जाएगा, ठीक है। तो 3 लूप होंगे। और एक बात यहाँ से और नोट कर लीजिए कि जो मेश होते हैं, सभी मेश लूप होते हैं लेकिन सारे लूप मेश नहीं होते हैं, सभी लूप मेश होते हैं लेकिन सभी लूप मेश नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, एक पॉइंट लिख नोट कर लीजिए यहाँ पे कि सभी मेश लूप हो सकते हैं, लेकिन लेकिन सभी लूप मेश नहीं हो सकते, सभी लूप मेश नहीं हो सकते। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि इसमें मेश की संख्या 2 है और लूप की संख्या कितनी है, 3 है। तो जो ये तीसरा वाला लूप मैं बनाया हूँ, ये जो तीसरा वाला लूप बनाया हूँ, ये लूप कभी भी एक मेश नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लूप और मेश का एनालिसिस। बाकी यहाँ पे सेंट्रल टोपोलॉजी, सेंट्रल नेटवर्क के लिए हम लोग स्टार टोपोलॉजी का यूज करते हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। फॉर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज द टाइम पीरियड विल बी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है, f इक्वल टू 1/t, ठीक है। जहां पे f क्या है, f है आपकी फ्रीक्वेंसी, f है आपकी फ्रीक्वेंसी और t क्या है मेरे भाई, यही तो है आपका टाइम पीरियड, यही तो है आपका आवर्तकाल, है ना, आवर्तकाल यही है ना, f इक्वल टू 1/t, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखा है इसने 200, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टी, तो यहाँ से टी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/200, 1/200, ठीक है, 1/200। तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, और 100 नीचे बच गया तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, तो अब इसको मैं फिर से लिखूं तो क्या हो जाएगा, 0.005, 0.005 सेकेंड। भाई टाइम पीरियड की बात किया है ना, टाइम पीरियड की बात किया तो टाइम का जो हमारा यूनिट है क्या है, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो 0.005 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यार देखो बड़ा सीक्वेंस में लिखा है ये, है ना, सीक्वेंस में है ये, 0.5, 0.05, 0.005, 0.0005, एकदम सीक्वेंस में दिया। चलो अच्छी बात है, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये छोटा सा फॉर्मूला था आपके लिए, ये फॉर्मूला तो आप सभी को याद ही होगा, मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला तो आप सभी को याद ही होगा जितने लोग लाइव हैं, ठीक है। चलिए, कौन सा परिपथ घटक परिपथ धारा के बदलाव का विरोध करता है, हाँ ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कौन सा ऐसा
एलिमेंट है जो धारा में अचानक से परिवर्तन का विरोध करता है? ऐसा कौन सा परिपथ है या ऐसा कौन सा एलिमेंट है? एक पॉइंट नोट करिए यहाँ पे, ठीक। प्रति क्या कहते हैं यार इसको, प्रेरक। हाँ, प्रेरक धारा में, या कुछ ज्यादा ही हिंदी हो जा रहा है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इंडक्टर, इंडक्टर धारा में अचानक से परिवर्तन का, अचानक से परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध करता है, ठीक है। इसी वजह से जो ये विरोध कर रहा है धारा के, धारा का जो ये विरोध कर रहा है, इसीलिए इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी स्टोर हो जाती है हर हाफ साइकिल के बाद। हर हाफ साइकिल के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी इसमें स्टोर होने लगती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये कि कैपेसिटर में, या कैपेसिटर वोल्टेज में अचानक से परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। कैपेसिटर क्या करेगा भाई? कैपेसिटर वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करेगा, वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है, इसीलिए इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है हर हाफ साइकिल के बाद, इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, और इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, ठीक है। और इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होती है, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में भी कोई एनर्जी स्टोर होती है क्या? नहीं, रेजिस्टेंस में कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती है। ये केवल और केवल वोल्टेज ड्रॉप कराता है, ये केवल पावर को क्या करता है भाई? पावर को खराब करता है। इसमें कोई पावर स्टोर नहीं होता है, ठीक है। इसमें आई स्क्वायर आर लॉस केवल होता है, ये पावर स्टोर नहीं करता। लेकिन ये जो दोनों डिवाइस है, ये दोनों डिवाइस एनर्जी को स्टोर करती हैं, ठीक है। आपका इंडक्टर हो गया और कैपेसिटर हो गया, ये दोनों के दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए पुअरली मेड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, एक खराब बिजली के कनेक्शन, एक खराब बिजली का कनेक्शन क्या हो सकता है? हैज अ मच हायर देन द नॉर्मल रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक है। प्रतिरोधक क्या है? सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक है, ठीक है। कैन प्रोड्यूस एक्सेसिव हीट व्हेन नॉर्मल करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, जब सामान्य धारा प्रवाहित होगी तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है कि कैन रिड्यूस द टोटल एनर्जी नॉर्मली अवेलेबल फॉर द लोड, लोड के लिए सामान्यतः उपलब्ध कुल ऊर्जा घट जाती है। लोड के लिए सामान्यतः उपलब्ध कुल ऊर्जा घट जाती है, ठीक है। और क्या है कि प्रतिरोधक सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक होता है, ठीक है। ये भी बात सही है, ये ऐसा होता है जब कनेक्शन खराब रहता है तो। और क्या है बीच वाला कि जब सामान्य धारा प्रवाहित होगी तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। तो जब प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो ऊष्मा भी तो बढ़ जाएगी ना। तो ये तो सभी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होता हुआ दिख रहा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए कि कहीं पे कनेक्शन खराब है, जैसे ये हमारा दो कांटेक्ट है, ये हमारा दो कांटेक्ट है, ठीक है। ये हमारा दो कांटेक्ट है। अब इस कांटेक्ट पे यदि कनेक्शन सही से नहीं हुआ, इन दोनों कांटेक्ट पे यदि कनेक्शन सही से नहीं हुआ, कनेक्शन सही से नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा। यदि गैप रह जाएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक हो जाएगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा, रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा। तो यही बात पहला कंडीशन यही बोला है
कि प्रतिरोधक सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है कि कैन प्रोड्यूस एक्सेसिव हीट व्हेन नॉर्मल करंट फ्लो। नॉर्मल करंट जब फ्लो होगी तो आप जानते हो P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर टी होता है, आई स्क्वायर इंटू आर टी, यही होता है हमारा उष्मा, हीट इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, अब यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि काफी ज्यादा बढ़ गई तो नॉर्मल करंट भी हमारी फ्लो होगी, तो अब जो हीट होगा, हीट एक्सेसिव हो जाएगा, मतलब हीट ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है। बात बिल्कुल सही है सर। इसका मतलब यह है कि दूसरा कंडीशन भी सही है, पहला कंडीशन भी सही है। तीसरा कंडीशन बोला है कि कैन रिड्यूस द टोटल एनर्जी नॉर्मली अवेलेबल फॉर द लोड, या टोटल एनर्जी को रिड्यूस कर सकता है। जी हाँ, टोटल एनर्जी को रिड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पे ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगा, एनर्जी लॉस ज्यादा यहीं पे हो जाएगा। तो जो हमारे सर्किट है, जो यहाँ पे आगे लोड लगा हुआ है, इस लोड में ज्यादा करंट फ्लो ही नहीं होगी, ज्यादा करंट फ्लो ही नहीं होगी, तो वहां पे एनर्जी लॉस, एनर्जी हमारा कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये भी एक घाटा हो सकता है, या ये भी किसका कारण हो सकता है, ये भी एक खराब कनेक्शन का ही कारण हो सकता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है ना? चलिए